Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing a poem written by William Butler Yeats that is Sailing to Byzantium. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the poet who is William Butler Yeats. He was an Irish poet, dramatist and one of the foremost figures of 20th century literature. तो देखो जो विलियम बटलर यीट्स थे ये एक आयरिश पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, यानी ये सारी चीज़ें लिखते थे, ठीक है, यानी नॉवल वगैरह जो भी, इट मीन्स राइटिंग अ प्ले या फिर नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, कुछ भी। तो ड्रामेटिस्ट का यही काम होता है एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। और ये 20th सेंचुरी लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते थे एंड ही प्लेड द क्रूशियल रोल इन द आयरिश लिटरेचर। और इनका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है आयरिश लिटरेचर में एंड हिज वर्क इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द थीम्स सच एज लव, नेचर, मिथोलॉजी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और इनके जो भी वर्क्स हैं उनमें काफ़ी सारे थीम्स होते हैं जैसे लव, नेचर, मिथोलॉजी, यानी जो पुरानी कथाएं होती हैं वो सारी चीज़ें, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी मनुष्य के जो अनुभव होते हैं। तो ये सारे थीम्स होते हैं इनकी राइटिंग्स में। एंड वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ यीट्स पोइट्री इज़ हिज यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म एंड मिस्टिसिज्म। और देखो मतलब इनका जो नोटेबल एस्पेक्ट है इनकी पोइट्री का वो क्या है कि ये हमेशा सिम्बलिज्म और मिस्टिसिज्म को यूज़ करते हैं, यानी सिंबल के बेस पे ये चीज़ों को बताते हैं और मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद, कोई मिस्ट्री, ठीक है। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1923, मेकिंग हिम द फर्स्ट आयरिश मैन टू रिसीव दिस ऑनर। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में इन 1923 और ये फर्स्ट आयरिश मैन थे उस वक्त, ठीक है, 1923 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन लिटरेचर। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 13th June 1865 एंड डाइड ऑन 28th January 1939। तो इनका जन्म हुआ था 13 जून को 1865 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 जनवरी को 1939 में। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ऑथर। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पोएम के बारे में जानते हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम इज़ वन ऑफ हिज फेमस पोएम्स पब्लिश्ड इन 1928 इन हिज कलेक्शन द टावर। तो देखो सेलिंग टू बाइजेंटियम ये हमारे पोएम का टाइटल है, ठीक है। सेलिंग का मतलब होता है नाव चलाना, तो नाव चला के जो हमारे पोएट हैं वो बाइजेंटियम में जा रहे हैं। और बाइजेंटियम अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जो इस्तांबुल है टर्की में, इस्तांबुल उसको पुराने नाम से कहा जाता था बाइजेंटियम, और फ़िलहाल अभी के टाइम पे उसको कहा जाता है इस्तांबुल। तो ये वहाँ जाने की बात करते हैं हमारे पोएट इस पोएम में, तो इसलिए इसका टाइटल है सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम इज़ वन ऑफ his famous poems published in 1928 in his collection The Tower। तो देखो ये जो पोएम है इनके फेमस पोएम में से एक मानी जाती है और ये कब पब्लिश हुई थी 1928 में, और ये पोएम इनके कलेक्शन में भी शामिल है जिसका नाम है द टावर। एंड द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ एजिंग, इमोर्टैलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो देखो इस पोएम का जो थीम है वो हम देखेंगे एजिंग, यानी टाइम के साथ साथ जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसका एज बढ़ता जाता है, यानी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं। एंड इमोर्टैलिटी यानी अमर होने की बात की गई है इसमें। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और फिज़िकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या रिलेशन है उस चीज़ को भी बताया गया है। फिज़िकल यानी हम कह सकते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, शारीरिक, ठीक है, और स्पिरिचुअल यानी हमारी आत्मा से रिलेटेड, आत्मिक। तो इन दोनों के बारे में भी इसमें बताया गया है कि फ़िज़िकल क्यों, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये चीज़ आत्मा के साथ नहीं होती है। आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़ के जब शरीर छोड़ देता है, यानी अगर कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो मर गया है, लेकिन आत्मा तो नहीं मरती, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के फिर दूसरा जन्म लेती है। तो इस तरीके से जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो आत्मा है वो इमॉर्टल होती है, वो अमर होती है। And the speaker expresses a desire to escape the limitations of the physical body and the natural world
विच ही एसोसिएट्स विद द यूथ एंड सेंसुअलिटी। तो देखो जो स्पीकर है, हम इसमें कह सकते हैं कि स्पीकर जो है वो खुद पोएट ही हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है उनकी इच्छा है कि वो ये जो दुनिया है, ये जो शारीरिक दुनिया है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, इससे एस्केप करना चाहते हैं, वो इससे दूर जाना चाहते हैं। और इसी के साथ वो क्या क्या बताते हैं कि जो यूथ लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो और सेंसुअलिटी यानी जो फिज़िकल प्लेजर होता है ना, तो इस चीज़ से वो दूर जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो अभी बुढ़ापे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसीलिए अब इनको इन सारी चीज़ों से दूर जाना है। एंड द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस पर्टिकुलरली कंसर्निंग एजिंग एंड द पैसेज ऑफ टाइम। और यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपनी लाइफ की ही एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं मेनली, और पर्टिकुलरली कंसर्निंग अबाउट एजिंग एंड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वो किस बारे में चिंतित है। एजिंग कि इंसान कभी भी सेम नहीं रहता, उसकी उम्र जो है वो बढ़ती रहती है, और वक्त भी जो है वो गुजरता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारे पोइट हैं वो रियल दुनिया से, यानी जो रियलिटी है उससे एस्केप करके वो बाइजेंटियम में जाना चाह रहे हैं। और बाइजेंटियम में भी इसलिए क्योंकि वो एक होली प्लेस है, वो एक पवित्र स्थान है। वहाँ पे जो भी लोग हैं उन सबको, मतलब ये जो होते हैं ना, वो कहना चाह रहे हैं कि जो यूथ लोग हैं उनमें मोह माया है ना। वो लोग सेंसुअलिटी को एक्सपीरियंस करके खुश हो जाते हैं, गाना सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होनी चाहिए, जो हमें समझ होनी चाहिए, उनको ये लोग सेंस नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे यूथ जो हैं उन लोगों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें जो परमानेंट है ना। वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो कि टेम्परेरी है, जो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बाइजेंटियम एक पवित्र स्थान है, तो वो इस रियलिटी को छोड़ के बाइजेंटियम में जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो मोह माया से दूर हैं, यानी जो वो खुद चाह रहे हैं इन बुरे माहौल से दूर जाना और एक अच्छा माहौल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा माहौल कहाँ पे है? बाइजेंटियम में। तो इसीलिए इसका जो टॉपिक है हमारे पोएम का, ये है सेलिंग टू बाइजेंटियम, क्योंकि हमारे जो पोएट हैं वो बाइजेंटियम में जाना चाह रहे हैं। और सेलिंग का क्या मतलब होता है? नाव चलाना, यानी वो नाव की हेल्प से, नाव के थ्रू वो जाएंगे बाइजेंटियम में। तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम फाइनली हमारी पोएम को शुरू करते हैं, और इसमें टोटल हमारे 4 स्टांजास हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टांजा है हमारा, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर्स आर्म, बर्ड्स इन द ट्रीज़। यानी वो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी ये जो दुनिया है ये ओल्ड मैन के लिए नहीं है, ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म, जो यूथ लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी वो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और जो चीज़ उनको देखनी चाहिए वो लोग उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज़, और जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों में हैं, गाना गा रही हैं। दोज डाइंग जनरेशन्स, और ये जो मरती हुई पीढ़ी है, मरती हुई जनरेशन्स हैं, एट देयर सॉन्ग। अब इसका क्या मतलब है? कि वो लोग अपने ही गानों में मस्त हैं, अपना ही गाना सुन रहे हैं, एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं, और अभी जो ये टेम्परेरी प्लेजर है इस चीज़ को ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो परमानेंट चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये जो टेम्परेरी चल रहा है उस चीज़ को ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं, और जो रियलिटी है उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें खुशी देती है, तो वो लोग सिर्फ उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि दोज डाइंग जनरेशन्स एट देयर सॉन्ग, यानी वो लोग अपने ही गाने में मस्त हैं। ये जो जनरेशन है ये मरती हुई पीढ़ी है, क्योंकि उनको और किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उनको बूढ़े लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। द सैल्मन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज, फिश फ्लैश और फाउल कमेंट ऑल समर लॉन्ग। तो देखो सैल्मन एक फ़िश का नाम है, और जो मैकरल है ये भी फ़िश है, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो सैल्मन मछली है वो वाटरफॉल्स में भरी हुई है, और मैकरल मछली जो है ये भी सीज़ में, समंदर में भरी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इनकी। फ़िश फ्लैश और फाउल, फ़िश का मतलब मछलियाँ, फ्लैश यानी ह्यूमन, ह्यूमन में जो मांस होता है उसको फ्लैश बोलते हैं ना हम। तो फ़िश फ्लैश एंड फाउल मीन्स बर्ड्स। तो ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं इस समर को, इस गर्मी के मौसम को, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है एन्जॉय करना। वॉट एवर इज़ बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, बिगॉटन का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ अगर जन्म लेती है तो वो जन्म लेके वो मरती ज़रूर है, हमेशा के लिए वो परमानेंट नहीं होती, वो अमर नहीं होती। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अन एजिंग इंटेलेक्ट।
इस लाइन का मतलब देखो क्या है, कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट। देखो कॉट इन दैट यानी वो लोग अपने सेंशुअल म्यूजिक में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो बात करें यूथ की, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिजिकल प्लेजर जो होता है उसको एंजॉय करते हैं और गाने भी उसी तरीके के सुनते हैं। यानी अगर हम कहें, क्योंकि जो म्यूज़िक होता है वो हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। किसी भी तरीके का गाना सुनते हैं, सैड सुनते हैं तो सैड हो जाते हैं, और अच्छा गाना सुनते हैं तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, गाने भी वैसे ही सुन रहे हैं। तो ये लोग इस चीज़ में ही बिल्कुल मगन हो चुके हैं कि ये बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट है, यानी जो परमानेंट वैल्यू है। अनएजिंग इंटेलेक्ट का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी परमानेंट वैल्यू है, इस चीज़ को ये लोग इग्नोर करके बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं परमानेंट वैल्यू जिन जिन चीज़ों की होती है उनके लिए। और जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है उस चीज़ पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि टेम्परेरी है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, वो हमेशा नहीं रहने वाली। तो अगर जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे जो हमेशा नहीं रहने वाली है, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाने वाली है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए जो हमारे पोइट हैं वो यूथ को क्या कह रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या कह रहे हैं, डाइंग जनरेशन्स। क्योंकि जो चीज़ थोड़े टाइम बाद ख़त्म होने वाली है वो लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, है ना। यानी आने वाले समय के लिए कुछ नहीं सोच रहे, जो पास्ट में हो गया उसके लिए भी ये लोग रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिग्रेट के बाद चेंज भी लाता है इंसान। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये जो यूथ जनरेशन्स हैं। बस ये लोग क्या कर रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइम है उसको एन्जॉय कर रहे हैं बस। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड स्टांजा पे। एन एज्ड मैन इज़ बट अ पैल्ट्री थिंग। यानी जो एक एज्ड मैन होता है, एक बूढ़ा इंसान होता है, वो वर्थलेस होता है। पैल्ट्री का मतलब है वर्थलेस, यानी उसका कोई भी काम नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है एक बूढ़े इंसान की। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, यानी एक टैटर्ड कोट यानी एक फटा हुआ कोट जिस तरीके से एक स्टिक के ऊपर लटका दिया जाता है, क्योंकि वो यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि वो फट चुका है। तो ऐसा ही एज्ड मैन भी होता है इस दुनिया में जब उसकी उम्र हो जाती है, ठीक है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो भी एक फटे हुए कोट की तरह होता है जिसको कि लटका दिया जाता है एक स्टिक के ऊपर, ठीक है। जब तक वो नहीं फटता तब तक उसको पहनते हैं लोग, लेकिन जब वो फट जाता है तो वो यूज़लेस हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एज्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है, वो इस दुनिया के लिए क्या है, एक फटा हुआ कोट। अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। देखो जब तक कि जो सोल है यानी जो आत्मा है वो खुद से क्लैप नहीं करती अपने हाथों से ना, या फिर गाना नहीं गाती, या फिर तेज़ गाना नहीं गाती, फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। यानी हर फटे हुए जगह पे जो भी मॉर्टल ड्रेस है, यहाँ पे मॉर्टल ड्रेस का क्या मतलब है, उसका शरीर, ठीक है। मॉर्टल ड्रेस तो हो गया हमारा शरीर, और इमॉर्टल क्या है, आत्मा। तो इमॉर्टल आत्मा जो होती है वो अमर होती है, ठीक है। लेकिन जो शरीर है वो अमर नहीं होता, वो विनाशी होता है, यानी वो ख़त्म हो सकता है। मृत्यु हो जाती है लोगों की तो फिर शरीर जो है उसको हम जला देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो इमॉर्टल है, वो नहीं मरती। नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस। और फिर साथ ही साथ हमारे पोएट कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी सोल के लिए कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है, कि मतलब कोई भी सोल अपने लिए तालियां बजाए या फिर गाना गाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको खुद से ही ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। यानी जिस तरीके से एक मॉन्यूमेंट होता है, यानी स्मारक होता है, कोई भी स्टैचू होता है, मेमोरेबल स्टैचू, तो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। तो उसी तरीके से जो सोल है उसको खुद से अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जिस तरीके से एक मॉन्यूमेंट होता है, ठीक है, जिस तरीके से एक स्टैचू होता है तो उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो उसी तरीके से आत्मा जो है ये खुद ही कर सकती है अगर वो चाहे तो, ठीक है। उसकी जो शान है, जो भी उसकी शानदार चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आत्मा जो है वो खुद ही कर सकती है, ना कि उसको कोई और सिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगिंग स्कूल का मतलब है यानी यहाँ पे जो आत्मा है उसके लिए कोई और कुछ नहीं करेगा, उसको खुद ही करना पड़ेगा अपनी वैल्यू को बना के रखने के लिए, अपनी सोल को ज़िंदा रखने के लिए। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी एज्ड मैन की, किसी भी बूढ़े इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको वर्थलेस माना जाता है। तो इसीलिए जो हमारे पोइट हैं वो क्या कहते हैं, देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज, यानी इन समुद्रों को पार करके अब मैं कहाँ आ गया हूँ, सिटी ऑफ बाइजेंटियम में, जो कि एक पवित्र स्थल है, पवित्र स्थान है, यानी इस्तानबुल, ठीक है। इस्तानबुल का ही पुराना नाम था बाइजेंटियम, और इस्तानबुल क्या है, सिटी इन टर्की, एक सिटी है टर्की में।
तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा पे। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ैक ऑफ अ वॉल कम फ्रॉम द होली फायर बर्न इन अ जायर एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। तो देखो अब ये पहुंच गए हैं बाइजेंटियम में और वहाँ पे ये जाके कहते हैं ओ सेजेस। सेजेस का मतलब होता है साधु संत, ठीक है। तो उनको ये कहते हैं कि आप लोग जो ऐसे भगवान के होली फायर में खड़े हैं, ऐसा लगता है कि कोई मोज़ैक है वॉल पे गोल्ड की, तो उसमें खड़े हैं। मतलब एक मोज़ैक जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं पेंटिंग होता है जो कि दीवार पे लगाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और सुंदर भी लगता है। तो उसको दीवार पे लगा देते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो क्या कह रहे हैं सेजेस को कि आप लोग भगवान के होली फायर में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गोल्ड मोज़ैक है और उसको वॉल पर लगाया गया है। और आप इससे बाहर आइए, यानी ये जो होली फायर है इससे बाहर आकर पर्न इन अ जायर, यानी पर्न का मतलब होता है बाहर निकलना और जायर का मतलब होता है गोला, यानी ये जो आग का गोला है इसके अंदर से बाहर आइए। पर्न का मतलब होता है निकलना, ठीक है। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरे सोल का सिंगिंग मास्टर बन जाइए, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे सोल के लिए आप लोग हेल्प कीजिए। यानी वो अपने सोल को ब्राइट बनाना चाहते हैं, ज़िंदा बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे वो से जिसकी हेल्प मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल। और ये जो मेरा दिल है इसको भी आप दूर कर दीजिए, मुझसे छीन लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है अपने डिज़ायर से और एक तरीके से ये फंस चुका है टू अ डाइंग एनिमल। यानी डाइंग एनिमल का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई सच में कोई जो जानवर है वो मर नहीं रहा। यहाँ पे डाइंग एनिमल का मतलब है कि कोई भी इंसान, कोई भी पशु जिसने जन्म लिया है तो उसको बाद में मरना ही होगा, वो विनाशी होता है, अविनाशी नहीं होता, ठीक है। वो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे डिज़ायर्स हैं, मेरा दिल बहुत ज़्यादा फंस चुका है, इन डिज़ायर से परेशान हो चुका है, थक चुका है। जो भी इच्छाएं हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं होती है। उसके अलावा कहते हैं कि फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, कि मतलब ये जो दिल है इसका दिल आ चुका है ऐसे ऐसे मतलब डाइंग एनिमल पे, यानी इन टेम्परेरी चीज़ों पे जो कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी मर सकता है। तो इसीलिए मेरे दिल को आप मुझसे दूर कर दीजिए। इट नोज़ नॉट वॉट इट इज़ एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। और वो क्या कह रहे हैं कि इसको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, और आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे भी अपनी ही तरह मतलब एक एटर्निटी प्रोवाइड करा दीजिए। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये सेजेस जो हैं वो खुद कैसे नज़र आते हैं, जैसे कि एक पेंटिंग होती है दीवार पे मोज़ाइक की तरीके से। तो अगर हम किसी भी चीज़ को संभाल के रख देते हैं तो वो चीज़ वहीं रहती है ना, न मरती है, न कटती है, न टूटती है, न फूटती है। तो इसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि मुझे भी संभाल के रख लीजिए एक आर्टिफिस के तौर पे, ताकि इनकी जो सोल है वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए सेफ़ हो जाए। इतना सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing। वो क्या कह रहे हैं कि एक बार मैं यहाँ से निकल गया तो मैं दोबारा कभी भी इस शरीर में नहीं आऊँगा, कभी भी नेचुरल थिंग में नहीं आऊँगा। यानी कभी भी वो जन्म लेना नहीं चाहते हैं इस दुनिया में, अगर वो एक बार यहाँ से निकल गए तो। But such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake। फिर वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा कुछ फॉर्म मिल जाए, तो अगर ऐसा कुछ रूप मिल जाए जैसा कि ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ बनाते हैं, हथौड़ा मार मार के जो सोने से वो बनाते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा के एक चिड़िया बनाते हैं, और वो चिड़िया जो है वो ड्राउजी एम्परर को जगाए रखती है। यानी जो सोता हुआ एम्परर है, सम्राट है, उसको जगाए रखती है। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, और वो चिड़िया जो है उसको गोल्डन बो के ऊपर रख दिया जाता है ताकि वो गाना गाती रहे, और उसका गाना सुन के जो ड्राउजी एम्परर है, जो नींद में जो एम्परर है, सम्राट है, वो जग जाता है। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम ऑफ वॉट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम। तो देखो यहाँ पे इनका सिंपल मीनिंग है कहने का कि अगर ये इस शरीर से छुटकारा पा लेते हैं तो वापस कभी भी ये जन्म नहीं लेंगे, इस शरीर में नहीं आएंगे। लेकिन अगर इनको कुछ ऐसा रूप मिला, कैसा, जैसे कि ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ जो है सोनार जो है बनाते हैं हथौड़ा मार मार के, एक चिड़िया को बनाते हैं, सोने की चिड़िया, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा के, और वो चिड़िया क्या करती है,
तो वहाँ के जो एम्पेरर है, जो सम्राट है, सोते हुए सम्राट है, उनको गाना गा गा के सुनाती है ताकि वो सम्राट जो है वो जग जाएँ। तो ऐसा ही अगर रूप इनको भी मिल गया तो वैसे रूप में ये आना पसंद करेंगे और बाइज़ेंटियम के जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको ये गाना गा गा के सुनाएँगे व्हाट इज़ पास्ट, कि क्या चीज़ बीत गई, और पासिंग की क्या चीज़ पास हो रही है यानी प्रेजेंट, और टू कम कि क्या चीज़ आएगी यानी फ्यूचर। तो ये जो है कहना चाह रहे हैं कि अगर इनको भी ऐसा ही इसी सोने की चिड़िया जैसा रूप अगर मिलता है तो वो वैसा ज़रूर बनना चाहेंगे और वहाँ के लोगों को, बाइज़ेंटियम के लोगों को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताना चाहेंगे। तो ये तो हमारा 4th स्टैंज़ा था और इसी के साथ हमारी ये पूरी वीडियो एंड होती है, ये पोएम एंड होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई हो। And if so, then please let me know in the comment box if you like this video and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.